हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, दिस इज डेट सेकेंड। आज तो 2 अगस्त हो गया। डेट इज 2 अगस्त 2020 एंड चैप्टर साइंस एंड मतलब सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर इज लाइट। ठीक है, तो लेक्चर 7 पे पहुंच गए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला का न्यूमेरिकल्स करवा दिया गया है। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड इन दिस चैप्टर। मूव फॉरवर्ड करने से पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चों से कमेंट्स पर भी बातें होती है और पर्सनली भी उन लोग बताते हैं कि सब कुछ बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, नोट्स बन जा रहा है और जब भी मर्जी हो रहा है घर पर आराम से पढ़ ले रहे हैं। जो डाउट हो रहा है वो फ़ोन करके पूछ ले रहे हैं, मैसेज करके पूछ ले रहे हैं। कुछ मूर्ख बच्चे हैं, बोल रहे हैं कि जूम ऐप पर पढ़ाइए, गूगल मीट पर पढ़ाइए, ताकि सामने नाटक करें, बदमाशी करें, टीचर अनकंफर्टेबल हो जाए, कुछ दिखाई ना दे, एक डेफिनिट टाइम पर पढ़ाई हो, उसी में मजा आएगा। तो वैसे बच्चों का कोई काम नहीं है। घर पर बैठे फेल करें बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में और अपना अपना जिम्मेदारी समझें। जो बच्चे रेगुलर जुड़े हुए हैं, जो लोग बता रहे हैं कि काफी मजा आ रहा है पढ़ने में, उन लोग चैप्टर को आगे लेकर के चलेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद जो टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के बाद अब हम लोग चले आएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के तरफ। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाद में समझेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझने से पहले आप लोग जो लोग पहले लेक्चर से जुड़े हुए हैं उन लोगों को बताया गया था कि ये जो रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन जो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग लाइट को एज अ वेव कंसीडर करते हैं। और जब वेव कंसीडर करते हैं तो एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है। तो उसी का पहला कड़ी रिफ्लेक्शन था। दूसरा कड़ी आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। उसके लिए पहले आप लोग कुछ चीज याद करेंगे। ठीक है, तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। उसके बावजूद बिकॉज वी आर कंसिडरिंग लाइट एज अ वेव, लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, it can pass through medium, it does not depend upon the type of medium in which it has to propagate, but we have considered it as a wave and wave have a definite speed/velocity in different mediums. अब पहले बात ही हम लोग देख लेते हैं कि मीडियम किसको कहेंगे। तो ऑप्टिक्स चैप्टर में ऐसा कोई भी पाथ, इट इज अ पाथ वेयर लाइट कैन पास, ऐसा कोई भी पाथ जहां से लाइट पास कर जाए, ऐसा कोई भी पाथ जहां से लाइट पास कर जाए, ऐसा कोई भी पाथ जहां से लाइट पास कर जाए, उसी को हम लोग मीडियम कहते हैं। तो अब हम लोगों को जानना है कि अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड when we consider it as a wave is different। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है स्पीड ऑफ लाइट वो एयर वैक्यूम में होता है। छोटे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम। सी से डिनोट करते हैं, आज के बाद हमेशा सी से ही डिनोट होगा। दिस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर/वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही मैक्सिमम है, इससे ज्यादा लाइट का स्पीड जो है वो और किसी मीडियम में नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद अगर बाकी मीडियम देखें जैसे वाटर, तो पानी में आते आते लाइट का स्पीड थोड़ा कम हो जाता है एंड इट इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से और एक और मीडियम ग्लास में अगर आते हैं तो ग्लास में आते आते लाइट का स्पीड कुछ और कम हो जाता है। दिस इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही दुनिया भर में देयर आर इनफाइनाइट मीडियम्स जिसमें से कि लाइट पास कर सकता है। इसमें हम लोगों को एयर का, वाटर का और ग्लास का, इन तीनों में जो लाइट का स्पीड है वो हर समय याद करना है। चाहे आप 8th 9th का साइंस पढ़े, चाहे 10th 11th 12th का साइंस पढ़े, इन तीनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू आपको मुंह जबानी याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर, जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कंपैरेटिवली ग्रेटर होगा,
जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कंपैरेटिवली ग्रेटर होगा, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कंपैरेटिवली ग्रेटर होगा उसको हम लोग ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहते हैं, उसको हम लोग ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहते हैं, उसको हम लोग ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहते हैं। ठीक है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, उसको क्या कहेंगे हम लोग कंपैरेटिवली। अगर दो में कंपैरिजन हो जाए तो जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा है उसको हम लोग ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहते हैं। उसी तरह से मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर, जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा कंपैरेटिवली उसको हम लोग कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, यहां तक का कॉन्सेप्ट अगर याद हो गया तो इसके बाद हम लोग चैप्टर तो नहीं है, टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक ये है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर ट्रेवल करेगा, सिर्फ एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर ट्रेवल करने पर काम नहीं चलेगा, हैविंग वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज, मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होना चाहिए, ऑप्टिकल डेंसिटीज मीडियम का लाइट के लिए अलग अलग होना चाहिए। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाता है और सिर्फ एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने पर ही नहीं, उन मीडियम में लाइट का स्पीड अगर अलग अलग होता है तो उस केस में लाइट जो है वो चेंज या फिर बेंड कर लेता है अपने पाथ को, लाइट जो है वो चेंज या फिर बेंड कर लेता है अपने पाथ को, लाइट जो है वो चेंज या फिर बेंड कर लेता है अपने पाथ को। दिस फेनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के इसी फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। When light travels from one medium to another medium having varying optical densities, then light changes / bends its path. This phenomena of light is called refraction of light. This phenomena is called refraction of light. This phenomena of light is called refraction of light. This phenomena of light is called refraction of light. This phenomena of light is called refraction of light. अब इसमें दो चीज हम लोगों को स्टार्टिंग में ही समझ लेना है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जा रहा है तो दो केस हो सकता है। पहला केस when light travels from rarer to denser medium, अगर लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है, जैसे कि ये डायग्राम, इसमें लाइट कहां से कहां जा रहा है, एयर से ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा है, एयर में, तो वो कौन सा मीडियम हो गया, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। किस में जा रहा है, ग्लास में। ग्लास कैसा मीडियम हो गया, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा, ये देखो ये रेयरर से डेंसर मीडियम, तो इसको अपना पाथ बेंड करना है, पाथ बेंड करना है। पाथ बेंड तो करेगा बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये इसका नॉर्मल है, ये ऐसे सीधा जा रहा था, ये ऐसे सीधा नहीं जा करके, ऐसे सीधा जाना था ना, इसलिए सीधा नहीं जाकर क्या करेगा, लाइट बेंड कर जाएगा, किसके तरफ बेंड कर जाएगा, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा, और लाइट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। उसी तरह से when light travels from optically denser to optically rarer medium, लाइट अगर डेंसर से रेयर, लाइट अगर डेंसर से रेयर, लाइट अगर डेंसर से रेयर, लाइट अगर डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ अगर जाए, जैसे वाटर से मान लो एयर की तरफ जा रहा है, तो वाटर कौन सा मीडियम है, तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम है तो ये डेंसर हुआ, एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो ये रेयर हुआ। When light travels from denser to rarer, तो उस केस में भी देखो लाइट ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, सीधा जाना था, बट ये क्या हुआ, इसने अपना पाथ चेंज कर लिया, बट किस तरफ चला गया, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस केस में लाइट जो है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस केस में लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस केस में लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होगा।
ये सब बातें हैं हमारी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर हैविंग वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज, लाइट चेंजेस, बेंड्स इट्स पाथ या फिर डायरेक्शन, ठीक है। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब सीनियर क्लासेस में थोड़ा पढ़ना है, बट अभी भी है साइंस का स्टूडेंट तो साइंस का स्टूडेंट होता है, उसको सीनियर जूनियर से कुछ मतलब नहीं है। तो कॉज कभी कभी दिमाग में जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो वैसे तो ये लाइट का फिनोमेना है, क्यों हुआ वाली बात नहीं है, बट क्योंकि साइंस का कॉन्सेप्ट है तो क्यों हुआ। तो अगर हम लोग सोचेंगे तो लाइट का जब वेव कंसीडर करेंगे, जो लोग अच्छे बच्चे लोग हैं क्लास 9th में, ये फॉर्मूला आपको वेव का लिखवाया गया था, वेलोसिटी बराबर लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। क्लास 9th में साउंड चैप्टर में वेव पढ़ाते समय दिखाया गया था। अब वेव का क्लास 9th में आपको सिखाया गया था। लाइट के केस में ये जो फ्रीक्वेंसी होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर लाइट जब ट्रैवल करता है तो लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम होता है। क्या सेम होता है? लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम होता है। ये वेलोसिटी अभी आप देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है, तो ये चेंज होने के चक्कर में क्या होगा कि ये जो लाइट का वेवलेंथ है ये भी चेंज होता है। कब? एट इंटरफेस, जब रेयरर से डेंसर, तो जो इंटरफेस है वाटर से ग्लास, ग्लास टू एयर, जो इंटरफेस है जहां पर वो अपना पाथ चेंज कर रहा है, उस जगह पर लाइट का एज अ वेव कंसीडर करें, इसका वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ चेंज होता है और उस वेवलेंथ को चेंज होने की वजह से ही पाथ में आपको चेंजेस दिखेगा, पाथ में आपको बेंड दिखेगा, पाथ में आपको डेविएशन दिखेगा। दिस फेनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस फेनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब टॉपिक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, टॉपिक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एक डायग्राम ऐसे ही रिफ्रैक्शन का अगर मान लो हमने बना लिया कोई भी मीडियम का, उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो ये एक मीडियम है एयर का, मतलब मानना नहीं है, लाइट मान लो एयर वैक्यूम से आ रहा है और किसी मीडियम में घुसा, ठीक है, तो उसके साथ क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन, ठीक है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अभी आपको सिखा दिया गया इस तरह से, ठीक है। अब देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये अभी क्या बताएगा रिफ्रैक्शन क्यों हुआ अलग अलग मीडियम में, क्योंकि दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग था, जिसकी वजह से वेवलेंथ अलग हो गया। वो बात की बात है, वो फॉर्मूलाज में नहीं आएगा ऑप्टिक्स चैप्टर के। आपको ये याद रखना है कि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग था, इस वजह से ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर किया है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्लैश एयर विद स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये रेशियो है किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और जिस मीडियम में वो लाइट घुसा उस मीडियम में जो लाइट का स्पीड है, दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, किसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। तो म्यू बराबर सी बाई वी। सी क्या है? सी है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम, वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो, ठीक है। ये यूनिट लेस होगा क्योंकि ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, स्पीड कट जाएगा और डायमेंशन या फिर यूनिट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नहीं आएगा। जैसे कि आप लोग में से ज्यादातर लोग ब्रेनलेस है, मीनिंगलेस है, सेमलेस है और पता नहीं और भी कुछ ना कुछ है, उसी तरह से ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यूनिट लेस है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अगर याद करें तो दुनिया भर में अभी आपको बताएगा था इनफाइनाइट मीडियम है, तो इनफाइनाइटो मीडियम का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद नहीं करेंगे, बट अगर जैसे एयर का बात करें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा।
वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो कैसे निकालेंगे? ऊपर सी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, नीचे वाटर का स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अभी आपको बताया गया था 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों कट जाएगा, 3/2.25 अप्रोक्सीमेटली 1.33 या फिर 4/3 आएगा। वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3। उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास का देखते हो, तो ऊपर सी, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, नीचे बी, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जो कि अभी थोड़ा देर पहले लिखवाया गया था 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कट गया। दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass comes out to be 1.5, refractive index of water comes out to be 4/3 and refractive index of air comes out to be 1। एक चीज और देखोगे, म्यू बराबर है c/d, ये c कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये मैं कुछ दिन पहले भी समझा रहा था आप लोग में से कुछ बच्चों को, तीन चीज होते ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, किसी एक चीज का फिक्स करो, ये फिक्स है तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, मींस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हो गया कि मोर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट उतना कम होगा, और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जितना कम होगा, अभी लिखवाया गया था, वही ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर कहलाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है, ठीक है। और देखो कुछ अच्छे बच्चे लोग समझेंगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 न्यूमेरिकल तो बना लिया, इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग बताओ क्या हुआ? मीनिंग बताओ क्या हुआ? इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग बताओ जी क्या हुआ? इसका मीनिंग बताओ जी क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका मतलब है कि लाइट एयर में ग्लास के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स स्पीड में चलेगा, या वाइसे वर्सा ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से 1.5 टाइम्स हो जाएगा। ये आपको सीखना है, ठीक है। जैसे कि इसको अगर मैं क्वेश्चन में अगर ऐसे समझाऊं, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इफ एब्सोल्यूट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड्स पर लगातार रिपीटेड है, इफ एब्सोल्यूट refractive index of diamond is 2.42, refractive index of diamond है 2.42, फुल स्टॉप। What do you mean by this statement? What do you mean by this statement? इसका मीनिंग क्या हुआ? अभी बताया था आपको, इसका क्या मीनिंग हुआ खुद से बताओ। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड है 2.42, इसका मतलब है क्या कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में डायमंड के में स्पीड ऑफ लाइट से 2.42 टाइम्स स्पीड में मूव करता है। इसका मीनिंग यही हुआ, इट मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is 2.42 times than speed of light in
डायमंड, ठीक है, इसको याद रखना है ना। 2.42 का मतलब है एयर में डायमंड के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ लाइट 2.42 टाइम्स ज्यादा होगा। यही मीनिंग होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में दिया हुआ है कि 3 अलग अलग मीडियम है। देखना एनसीईआरटी का में क्वेश्चन मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, थोड़ा सा मैं हड़बड़ी में हूँ। आप लोग देखें एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 3 अलग अलग मीडियम है, 3 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, 3 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। मान लो ऐसे अपने से 3 अलग अलग मीडियम है, मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2 है, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2.2 है, मीडियम सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2.5 है, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो सबसे स्पीड ऑफ लाइट सबसे तेज किस में होगा बताओ, खुद से बताओ। बुक में क्वेश्चन मिला एनसीईआरटी में बढ़िया से दिया हुआ है क्वेश्चन, मीनिंग यही है 3 मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम। अभी बताया था जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, 2-3 मीडियम दिया हुआ रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ रहेगा और स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा बताना है। फिर से एक बार याद कर लेते हैं, म्यू जो है वो c/b है। c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, इसका वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है म्यू का b के साथ रिलेशन है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट उतना कम, या फिर जिस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे समझेंगे और रिफ्रैक्शन का ये इंट्रोडक्शन हो गया। और आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल प्रेस करके रखें और घर पर रहे, सेफ रहे, ठीक से पढ़े। पेरेंट्स को बच्चों फी के लिए जो लोग भूल जा रहे हो एक बार याद करवा दें, सब कुछ ऑनलाइन मोड पर ही करें, घर पर रह करके सेफ्टी बरत करके सिलेबस कंप्लीट करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन का लॉस क्या क्या है। आज स्टार्ट हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।